नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक सोशियोलॉजी देख रहे हैं और इसके तहत हम पहली बुक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो पूर्णतः प्रश्न उत्तर प्रारूप में है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों कहा जाता है? ठीक, तो पहले हम प्रश्न को समझ लें और इसका प्रारूप कैसा होगा, फिर हम इसका विश्लेषण करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे कि सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है, सबसे पहले इसको परिभाषित करना है। फिर उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि भारत एक विविधतापूर्ण देश क्यों है, क्यों हम कह सकते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। ठीक, तो उत्तर में सबसे पहले हम सांस्कृतिक विविधता का ही विवेचन करेंगे। तो विविधता का शाब्दिक अर्थ विभिन्नता है। ठीक, विविधता का मतलब क्या है? विभिन्नता, यानी कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें, कोई भी चीज़। अगर हम संस्कृति की बात कर रहे हैं तो संस्कृति से संबंधित विविधता, ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का होना इत्यादि। ठीक, तो विविधता का शाब्दिक अर्थ क्या है? विभिन्नता, डाइवर्सिटी। ठीक, अतः सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य विभिन्न सामाजिक समूहों एवं समुदाय, ठीक, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर विभिन्न प्रकार की सामाजिक समूह और समुदाय रहते हैं, विभिन्न भाषा, धर्म, कुल, जाति, पंथ इत्यादि के लोग सह अस्तित्व पूर्ण रूप से रहते हैं, या इन चीज़ों का यानी भाषा, धर्म, कुल, जाति, पंथ का सह अस्तित्व बना हुआ है, को एग्जिस्टेंस है, वहाँ वह रह रहे हैं, उपलब्ध हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता है। ठीक, तो सांस्कृतिक विविधता का क्या तात्पर्य हुआ कि सामाजिक समूह, समुदाय, विभिन्न भाषा, धर्म, कुल, जाति, पंथ इत्यादि का सह अस्तित्व होना। ओके, अब हम बात करेंगे कि भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों कहा जाता है। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं हम। तो भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश निम्नलिखित कारणों से के कारण कहा जाता है। ठीक, पहला है कि भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि भारत में क्या है, एक रूपता नहीं है, सामाजिक रूप से एक रूपता नहीं, बल्कि भारतीय समाज बहुलवादी समाज है। अब बहुलवादी समाज का मतलब क्या है कि विभिन्न समूह के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, यानी यहाँ अनेक सामाजिक समूह और समुदाय रहते हैं। और भारतीय समाज कैसा है? बहुलवादी समाज है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। ठीक, इसे हम देख सकते हैं, भारत जैसे भौगोलिक रूप से विविधतापूर्ण है, उसी तरीके से हम देखते हैं दक्षिण भारत के लोग कैसे हैं, है नहीं, वो नेग्रोइड नस्ल के हैं, है ना। उत्तर पूर्वी भारत के, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखें तो अधिकतर उसमें मंगोलाइट हैं, जबकि उत्तरी भाषी और हिंदी भाषी लोग जो हैं आर्य, है नहीं, आर्य हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि जो समाज है ये बहुलतावादी है नहीं, नस्लीय रूप से भी, धार्मिक रूप से भी हम यहाँ देख सकते हैं, है नहीं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग। ठीक है, जातीय विविधता भी है नहीं, विभिन्न प्रकार की जातियों का यहाँ रहना है। तो इस तरह से भारत क्या है? एक बहुलतावादी समाज है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो भारत के विभिन्न प्रदेशों में, ठीक है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, प्रथा, परंपरा, लोकगीत, लोकगाथा, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, कला, संगीत तथा नृत्य इत्यादि में विविध रोचक और आकर्षक विभिन्नता दिखती है नहीं। हम देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, रहन सहन, खान पान का अलग अलग तरीका है। ठीक, थोड़ी थोड़ी क्षेत्रों में, थोड़ी थोड़ी दूर के क्षेत्रों में, ठीक,
पहनावा अलग है, वहाँ तमाम तरह की रीति रिवाज परंपराएं सब विभिन्न हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोकगीत लोकगान सब अलग हैं, विवाह की तरीके जो हैं, विवाह की प्रणालियाँ जो है वो भी अलग हैं, है नहीं, जो जीवन के संस्कार होते हैं, ठीक है, जैसे 16 संस्कार माना गया है, उनमें भी विविधता देखी जाती है, कला संगीत नृत्य विभिन्न प्रकार के हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। ठीक, अब अगले अगर पॉइंट की बात की जाए तो हम इसी का थोड़ा सा विस्तार है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो भारत में लगभग 1632 भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ठीक, ये फैक्ट भी वहाँ हम लिख सकते हैं। इसके अलावा भारत की लगभग 80% जनसंख्या हिंदू, 13.4% जनसंख्या मुसलमान और 2.3% ईसाई, 1.9% सिख और 0.8% बौद्ध और 0.4% जैन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में क्या है, जनसंख्या के आधार पर भी विविधता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन इत्यादि। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसे हम विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है सामुदायिक पहचान क्या होती है और यह कैसे बनती है। ठीक, तो इस प्रश्न में भी दो पार्ट हैं। सबसे पहले हमें सामुदायिक पहचान को बताना होगा कि सामुदायिक पहचान क्या है और यह कैसे बनती है, दूसरे पार्ट में बताना होगा। ठीक, तो उत्तर की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि सामुदायिक पहचान को परिभाषित करते हुए उसको बताते हुए। सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनापन पर आधारित होती है। तो किससे आधारित है, किस पर आधारित है, जन्म और अपनापन पर, न कि किसी अर्जित योग्यता अथवा उपलब्धि पर। ये नहीं कि हम कोई अर्जित योग्यता यानी शैक्षिक है नहीं योग्यता या अन्य योग्यता जो है उस पर नहीं, है नहीं, किसी उपलब्धि पर नहीं, बल्कि जन्म और अपनेपन पर आधारित होती है सामुदायिक पहचान। ठीक, इस प्रकार की पहचानें प्रदत्त कहलाती हैं। तो ये कैसी पहचानें हैं, सामुदायिक पहचानें प्रदत्त यानी प्रदान की गई, अर्थात वे जन्म से निर्धारित होती हैं। ठीक, तथा संबंधित व्यक्तियों की पसंद या नापसंद इसमें शामिल नहीं होता। हम इसमें पसंद या नापसंद के अनुसार इसमें शामिल नहीं होते, बल्कि ये जन्म से ही हम जिस समुदाय में जन्म ले लिए वही हमारी सामुदायिक पहचान बन जाएगी। ठीक है, ये है लोग उन समुदायों से संबद्ध होकर अत्यंत सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते हैं। जो व्यक्ति की सामुदायिक पहचान है जब उससे संबद्ध होता है, वो उससे जुड़ा हुआ होता है, तो वह व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करता है। ठीक, अब ये तो हो जाएगी परिभाषा यहाँ से, ठीक है, कि क्या है सामुदायिक पहचान क्या है। अब दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हम कहेंगे कि समाजीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति की सामुदायिक पहचान निर्मित होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होती है। तो समाजीकरण क्या है, यानी व्यक्ति, सोशलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। सोशलाइजेशन का मतलब है या समाजीकरण का मतलब है कि जब व्यक्ति समाज के व्यक्तियों समूहों के साथ क्या करता है, परस्पर संवाद करता है, व्यवहार करता है नहीं, तो उसे समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें परिवार, अड़ोस पड़ोस, मित्र है नहीं, समाज के अन्य वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, करते क्या है, वे सामुदायिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। यानी जो समुदाय के मूल्य हैं, ठीक है, जो परंपराएं हैं, रीतियां हैं, है ना, तमाम सांस्कृतिक तत्व हैं, ठीक, खान पान रहन सहन पहनावा ये सब, ठीक है, इन सब का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है, जो उनका समुदाय है उसकी एक पहचान जो है, सामुदायिक जो पहचान है वो पुष्ट होती है, यानी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। ठीक है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या करती है, संवाद एवं व्यवहार के द्वारा सामुदायिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान कर सामुदायिक पहचान को मजबूती प्रदान करती है। ठीक, सामुदायिक पहचान निर्मित करने में परिवार, रिश्तेदार, जाति, भाषा इत्यादि की उल्लेखनीय भूमिका होती है ना। किसकी भूमिका होती है, परिवार, रिश्तेदार, जाति, भाषा, इन सब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस बात में, सामुदायिक पहचान निर्मित करने और उसे पुष्ट करने में, मजबूत करने में। ये हमारी सामुदायिक पहचान के प्रति निष्ठा
एवं प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी जो परिवार है, रिश्तेदार है, जाति है, भाषा है, ये लोग समाजीकरण की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। और समाजीकरण के द्वारा ही क्या होती है, हम अपने समुदाय के मूल्यों, सांस्कृतिक तत्वों से परिचित होते हैं, तो उनके प्रति हमारी निष्ठा और प्रतिबद्धता क्या होती है, सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। तो हम उन्हें बनाए रखने के प्रति क्या होते हैं, तत्पर हो जाते हैं, है ना। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ से हमारा उत्तर पूर्ण हो जाएगा। ठीक, अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बताएंगे अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की जरूरत क्यों होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग होता क्या है, ये बताएंगे, उसकी स्थिति क्या है नहीं। अगर ठीक है, वही स्थिति ही निर्धारित करेगी कि राज्य के द्वारा उन्हें संरक्षण की जरूरत है कि नहीं है। ठीक, तो वहां से हमें दूसरे पार्ट का भी आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या है। तो वह समूह जो धर्म जाति की दृष्टि से संख्या में कम हो। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है, संख्या में कम हो, किस आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर अल्पसंख्यक समूह कहलाता है। जैसे सिख है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग हैं। अल्पसंख्यक वर्ग प्रायः सुविधा वंचित समूह होता है। ठीक है, यानी इनके पास सुविधाओं की कमी होती है, इनको तमाम तरह की जो सामाजिक आर्थिक विकास की सुविधाएं चाहिए होती हैं वो नहीं होती। समाजशास्त्रीय अवधारणा के अनुसार अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों में सामूहिकता की भावना होती है। ठीक है, उनमें क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ाव की भावना होती है, लेकिन अल्पसंख्यक समूहों में राजनीतिक असुरक्षा की भावना व्याप्त होती है। ठीक है, क्योंकि ये अल्पसंख्यक हैं, राजनीतिक स्थिति इनकी मजबूत नहीं होती है। बहुसंख्यक वर्गों का राजनीति पर मजबूती से पकड़ होती है। ऐसे में इन्हें इनकी राजनीतिक असुरक्षा की भावना इनमें पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब इनको राज्य से संरक्षण की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं। भले ही उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ हो, लेकिन ये राजनीतिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि इन संख्या बल में क्या है, कम है। ऐसे में इन्हें संरक्षण की जरूरत है नहीं तो क्या होगा, बहुसंख्यक समुदाय राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। ठीक है, और जब राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा तो अल्पसंख्यक वर्ग की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान समाप्त कर सकता है, तमाम तरह के विधि कानून और राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से। अल्पसंख्यकों को सरकार के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, इसलिए भी चाहिए कि ताकि वे राजनीति की मुख्य धारा में बहुसंख्यकों की तरह ही शामिल हो सके, है ना। समानता का अधिकार भी तो होना चाहिए ना, तो सभी के लिए समान होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए भी जरूरी है कि अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यक की तरह ही राजनीति की मुख्य धारा में आ सके, वे चुनाव जीतकर बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर पहुंच सके। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, तो आप इसको बढ़िया से इन प्रश्नों को करें, वीडियो को देखकर खुद आंसर लिखने का प्रयास करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।